नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आवास योजना के बारे में। ये स्कीम जो है स्पेशली रूरल एरियाज़ के लिए है और इसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि इसमें फार्मर्स को भी कवर किया गया है। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम्स और प्रॉपर्टी पे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी और लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसका नाम है हिंदी बैंकिंग। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आवास योजना। तो दोस्तों, इस स्कीम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये स्कीम स्पेशली रूरल एरियाज के लिए है और उससे भी स्पेशल बात इसकी ये है कि इसमें फार्मर्स को भी कवर किया गया है। तो अगर आप एक फार्मर भी हैं तब भी आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी और प्रोफेशन है तब भी आप इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। इस स्कीम में आप नया घर खरीद सकते हैं, जगह है आपके पास, प्लॉट है उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, घर बना है उसमें रिपेयर कर सकते हैं, रिनोवेशन कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कोई कमरा ऐड करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। कोई भी आपकी होम लोन के रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो स्कीम से पूरी हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? कोई भी रेजिडेंट रूरल एरिया का या सेमी अर्बन एरिया से इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली स्कीम रूरल और सेमी अर्बन एरिया के लोगों के लिए है। एक तरह से जो देहात में लोग रहते हैं उनके लिए स्पेशली ये स्कीम है। तो कोई भी परमानेंट एम्प्लॉयज हो स्कूल के, कॉलेज के, अदर एस्टेब्लिशमेंट, इसके अलावा जो गुड फार्मर्स हैं जिनकी रेगुलर इनकम है और उनकी इनकम जो है कम से कम 48,000 साल की होनी चाहिए, तो वो लोग भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो ये फार्मर्स के लिए एक क्लॉज रखा गया है, अगर आप फार्मर हैं तो कम से कम 48,000 रुपया साल की आपकी इनकम होनी चाहिए, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज जो स्कीम के लिए है वो 18 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम एज रखी गई है एग्जिट करने की 75 ईयर्स है। 75 ईयर्स से ज़्यादा आप इस लोन को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। आपका कोई भी प्रोफेशन है, आपकी जो रिपेमेंट कैपेसिटी है वो असेस की जाएगी इनकम सर्टिफिकेट से, जो कि आपको तहसीलदार या मंडल रेवेन्यू ऑफिसर देगा। यूजुअली क्या होता है, अगर आप कुछ इनकम करते हैं, सैलरीड है, तो आपकी सैलरी स्लिप ही आपका इनकम प्रूफ रहता है। बट इस केस में रूरल एरियाज में अगर आप कोई काम कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग नहीं करता है, उसके लिए आपको तहसीलदार से इनकम सर्टिफिकेट लेना होगा। लोन को एप्लीकेंट, अगर आपकी इनकम कम है, उससे आपको ज़्यादा लोन नहीं मिल पा रहा जितना आप चाहते हैं, उस केस में आप अपने ब्लड रिलेशन में से किसी को ऐड कर सकते हैं, उससे उनकी इनकम भी ऐड हो जाएगी और आपकी जो है एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। को एप्लीकेंट को वही सेम डॉक्यूमेंटेशन देनी होगी जो कि एप्लीकेंट को देनी पड़ेगी। मैक्सिमम लोन अमाउंट, परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 10 लाख रुपए का है। सेमी अर्बन एरियाज अप टू 7 लाख। यूनियन आवास योजना मैक्सिमम लोन अमाउंट। परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपको लोन चाहिए, सेमी अर्बन एरिया के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपए का लोन है, और बिल्कुल जो रूरल एरिया से, गांव देहात से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैक्सिमम 7 लाख है। हालांकि आज के टाइम में अगर आप गांव देहात में भी मकान लेना चाहते हैं, घर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो 7 लाख बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी अगर आपको इतनी ज़रूरत है तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। रिपेयर या रेनोवेशन के लिए मैक्सिमम अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 5 लाख रुपए है। जो आप घर की रिपेयर करना चाहते हैं या कोई रिनोवेशन करना चाहते हैं, उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो उस केस में मैक्सिमम 5 लाख है। और घर खरीदना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उस केस में मैक्सिमम 7 लाख रुपया है। बट लोन की जो एलिजिबिलिटी बनेगी आपकी, क्योंकि ये तो मैक्सिमम अमाउंट बताए गए हैं 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख, ऐसा नहीं है हर किसी को इतना ही अमाउंट मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा सबसे पहले तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। अगर आप घर खरीद रहे हैं तो कितने का घर खरीद रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन पे कितना खर्चा आने वाला है, रिपेयर रेनोवेशन कर रहे हैं तो उस पर कितना खर्चा आने वाला है। उसके बाद उसमें से मार्जिन को माइनस किया जाएगा। मार्जिन को माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट बचेगा देखा जाएगा कि क्या आप अपनी इनकम से उतना अमाउंट भर सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी रेवेन्यू ऑफिसर से, तहसीलदार से जो सर्टिफिकेट मिला है इनकम का, उससे देखा जाएगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप क्या उस इनकम से अपनी ईएमआई भर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी देखा जाएगा।
फिर फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितना मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है। लोन मार्जिन 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन। तो जितना भी आपकी परचेज और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है उसका 10% आपको मार्जिन खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पर 10 लाख का अगर आप घर खरीद रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 10 लाख में से 10% आपको खुद से देना होगा, जो कि बनेगा अराउंड 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज आपको खुद से देना होगा और 9 लाख रुपए आपको बैंक लोन देगा। तो ये डिपेंड करेगा। और अगर आप रिपेयर या रेनोवेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20% का कंट्रीब्यूशन खुद से करना होगा। तो 5 लाख का अगर आपका रिपेयर या रेनोवेशन का बिल बन रहा है, मतलब उसके हिसाब से आपका एस्टिमेट बन रहा है 5 लाख तक का, 5 लाख में से आप 20% माइनस कर लीजिए, जो कि 1 लाख बैठेगा। उसमें से 4 लाख आपको बैंक लोन देगा और 1 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। लोन डॉक्यूमेंटेशन। लोन डॉक्यूमेंटेशन में सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो रहता है वो केवाईसी रहता है। केवाईसी में आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, और यही डॉक्यूमेंट्स जो को एप्लीकेंट है उसको भी देने पड़ेंगे। केवाईसी और इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ भी आप सबको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप कोई स्कूल टीचर हैं, जैसे कि ऑलरेडी बताया था, या कोई और प्रोफेशन में है, कोई जॉब करते हैं, तो आपकी जो सैलरी स्लिप्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। बट अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, फार्मर हैं या कोई और प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, उस केस में आपको तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिसर का इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। उस पर जो इनकम लिखी होगी वही आपकी फाइनल इनकम मानी जाएगी। उसके अलावा प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में डिपेंड करेगा कि आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसी तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अगर आप कुछ घर खरीद रहे हैं तो उस केस में आपको एग्रीमेंट प्रोवाइड करना होगा। कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं तो कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट। रिपेयर रेनोवेशन के केस में रिपेयर रेनोवेशन का आपको एस्टिमेट देना होगा, कितना आपको उसमें एक्सपेंडिचर होने वाला है और कितने आपको लोन को रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके टाइटल डीड्स भी आपको बैंक को देने होंगे। बाकी डिपेंड करेगा आपकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, और इसके लिए आपको बैंक भी अच्छे से गाइड करेगा। फिर भी कोई डाउट्स होंगे, कंफ्यूजन्स होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रीपेमेंट टेनर। मैक्सिमम टेनर जो होम लोन स्कीम के लिए है वो 30 साल का है। 30 साल में आपको सारा लोन रीपे करना होगा इन केस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन। और रिपेयर या रेनोवेशन कर रहे हैं तो उस केस में मैक्सिमम टाइम रहेगा 15 साल का। 15 साल के अंदर अंदर आपको सारा लोन रिपे करना होगा। हॉलीडे पीरियड। हॉलीडे पीरियड में आपको एक तरह से ईएमआई की छूट रहती है, आपको जस्ट इंटरेस्ट सर्व करना होता है। और मैक्सिमम जो हॉलीडे पीरियड है दैट इज अप टू 36 मंथ इन केस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन। परचेज में तो 36 मंथ का आपको नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन के केस में आपको मैक्सिमम मोराटोरियम पीरियड जो है वो 36 मंथ का मिल सकता है। मोराटोरियम में आपको सिर्फ इंटरेस्ट सर्व करना है। जब आपका मोराटोरियम खत्म होगा उसके बाद में आपको पूरी ईएमआई भरनी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। रिपेयर या रेनोवेशन के केस में मैक्सिमम हॉलीडे पीरियड है वो 12 महीने का है। बाकी डिपेंड करेगा आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से आपको मोराटोरियम भी दिया जाता है। रीपेमेंट मेथड्स। तो रीपेमेंट के अलग अलग मेथड्स हैं, क्योंकि ये लोन स्कीम जो है स्पेशली रूरल एरियाज के लिए है, इसमें फार्मर्स को कवर किया गया है। उसमें ध्यान रख के लिए, क्योंकि फार्मर्स की इनकम जो है वो मंथली इनकम होती नहीं है। अगर आपकी कोई मंथली इनकम है तो आप ईएमआई से पे कर सकते हैं, क्योंकि ईएमआई में आपको मंथली ईएमआई देनी पड़ती है। बट अगर आप किसी और प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं या उसके रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, तो उस केस में आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉपिंग पैटर्न। जो भी आप क्रॉप लगा रहे हैं उसके पैटर्न के हिसाब से आप ईएमआई पे कर सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स को यूजुअली मंथली इनकम नहीं होता है, वो उनकी इनकम टोटली डिपेंड रहती है क्रॉप सीजन पे। तो उसी के हिसाब से बैंक आपसे ईएमआई भी लेगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, फार्मर्स के लिए, क्योंकि उनको अगर अब वो मंथली ईएमआई का लोन ले लेंगे तो उनके लिए सिरदर्दी हो जाएगी, वो ईएमआई प्रॉपर्ली नहीं पे कर पाएंगे। तो ये उनके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। बैंक उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि आप अपनी क्रॉप पैटर्न के हिसाब से बैंक की ईएमआई पे कीजिए। यूनियन आवास योजना होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट।
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे हैं। डिपेंड करेगा सिबिल स्कोर पे। सिबिल स्कोर 700 या उससे ज्यादा है तो 6.85% फॉर मेल्स, 6.80% फॉर फीमेल, ये सैलरीड के लिए, और नॉन सैलरीड के लिए 6.90% फॉर मेल, 6.85% फॉर फीमेल। अब मैं पूरा टेबल आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा। एक तो सिबिल के हिसाब से आप फर्स्ट कॉलम में देख रहे होंगे, दूसरे कॉलम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का सेग्रीगेशन किया गया है वो है एलटीवी के हिसाब से, लोन टू वैल्यू। अब ये लोन टू वैल्यू होता क्या है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है और आप लोन कितना ले रहे हैं, उसके हिसाब से ये एलटीवी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपए है तो 8 लाख तक का अगर आप लोन ले रहे हैं तो एलटीवी हो जाएगा 80%। तो एलटीवी अगर 80% से ज्यादा है तो अलग स्लैब है, 80% से कम है तो अलग स्लैब है, तो उसके हिसाब से भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जा रहे हैं। तो पूरा मैं आपको यहाँ वर्ड टू वर्ड टेबल तो नहीं बताऊंगा, इन केस कोई कंफ्यूजन है आप मुझे अपनी डिटेल भेजेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें से चार्ज किया जाएगा। लोन गारंटी, इस स्कीम में बैंक आपसे एक या दो गारंटर की डिमांड कर सकता है। अगर आपका जो एक गारंटर है उसकी इनकम इतनी है कि वो आपके लोन को पे कर पाए तो एक गारंटर सफिशिएंट है, या अगर आपकी उसकी इनकम कम है तो उस केस में आप दो गारंटर प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली कभी भी होम लोन में गारंटर नहीं लिया जाता, इस स्कीम में मैंने वेबसाइट पे जो देखा उसमें गारंटर की डिमांड की जा रही है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस किया जाएगा जिसमें आपकी टोटल प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू होगी उसमें से आप लैंड की वैल्यू माइनस कर लीजिए, जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन की वैल्यू होगी उसका जो है इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा, और वो इंश्योरेंस आप बैंक से ही ले सकते हैं बहुत नॉमिनल प्रीमियम पे। लोन सिक्योरिटी, लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसका इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाएगा। आपके ओरिजिनल टाइटल डीड्स बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको लौटा दिए जाएंगे। यूनियन आवास योजना होम लोन चार्जेस, एज सच वेबसाइट पे मुझे किसी तरह के होम लोन के चार्जेस नहीं मिले। यूनियन आवास स्कीम के नॉर्मल होम लोन के अगर आप चार्जेस की बात करें तो 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट है। आवास के चार्जेस मुझे क्लियर नहीं है, हाँ बट प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के चार्जेस कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। इसके अलावा लीगल ओपिनियन के जो भी चार्जेस होंगे वो भी एप्लीकेंट को बेयर करने पड़ेंगे, और अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आवास योजना। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।